नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पीएचडी बुलेटिन जारी कर दी है। इसके साथ ही पीएचडी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी पीएचडी एस्पायरेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन पीएचडी में सुनिश्चित करा सकते हैं। उसके पहले हम लोग पीएचडी बुलेटिन को पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार जो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं और उनकी जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, क्या होगी, उन्होंने अपने बुलेटिन में क्या कहा है। तो इसके बारे में हम लोग इसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं और आगे अभी देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलेगा और इसमें एडमिशन किन प्रक्रियाओं के तहत होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया था हाल ही में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एडमिशन कैसे होंगे, किस किस कैटेगरी में। आपको पता होगा कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसी को फॉलो किया है। यूजीसी ने कुछ दिन पहले बताया था कि आपका जो नेट का रिजल्ट होगा 3 कैटेगरी में आएगा। जैसा कि रिजल्ट आप सभी लोगों का इस बार आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कैटेगरी 1 में जो कैंडिडेट्स थे वो जेआरएफ वाले थे। जिन लड़कों ने जेआरएफ पास किया था, जिन बच्चों ने जेआरएफ पास किया था, वो कैटेगरी 1 में थे। कैटेगरी 2 में वो थे जिन्होंने नेट पास किया था और कैटेगरी 3 में वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई किया था पीएचडी एडमिशन के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई किया वो तो जेआरएफ के साथ साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल थे। वहीं जो लोग कैटेगरी 2 में हैं वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं। और वहीं जो लोग कैटेगरी 3 में हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एडमिशन है, वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ही यह भी क्लियर कर दिया गया था कि जो जेआरएफ कैंडिडेट्स होंगे वह कैटेगरी 1 के अंतर्गत एडमिशन लेंगे और उनके लिए सीधे इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। वो इंटरव्यू देंगे जो कि 100 नंबर का होगा और उसके आधार पर उनका एडमिशन होगा। वहीं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए कहा गया था कि इनका जो सिलेक्शन होगा पीएचडी में वो उसका 70% होगा, जो नेट रिजल्ट था उसका 70% जोड़ा जाएगा और बाकी 30 नंबर का इनके लिए इंटरव्यू की व्यवस्था की बात यूजीसी ने कही थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसी को एक्सेप्ट करते हुए यह नोटिस जारी किया था और कहा था कि इस बार जो पीएचडी प्रक्रिया होगी तो जो लोग कैटेगरी 1 के अंतर्गत है, यानी जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उन लोगों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था होगी। उनके लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जहाँ पे 100 नंबर का उनका इंटरव्यू होगा और वह उसके तहत अपना एडमिशन सुनिश्चित कराएंगे। वही जो लोग कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यह कहा गया कि जो उनका नेट का रिजल्ट होगा, जो परसेंटाइल और स्कोर उनका आया है, उसके आधार पर उसका 70% वेटेज मिलेगा और बाकी जो 30% का वेटेज होगा वो उनके इंटरव्यू का होगा। जिसमें आगे डिपार्टमेंट वाइज कुछ डिपार्टमेंट में ये 30% भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें 20 नंबर का इंटरव्यू और 10 नंबर का रिसर्च प्रपोजल है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। यानी कुल मिला जुला के कैटेगरी 1 इंटरव्यू के तहत एडमिशन लेगा और कैटेगरी 2 और 3 70% उसका वेटेज उसके रिजल्ट का होगा और 30% वेटेज उसके रिसर्च प्रपोजल और उसके प्रेजेंटेशन यानी इंटरव्यू का होगा। तो आगे हम लोग इस बुलेटिन को देखते हुए आगे अगर बढ़ें तो हम देखेंगे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप लोग देखिए तो आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं। वहीं अगर आपके रजिस्ट्रेशन जो हो गए वो 4 दिसंबर से क्लोज हो जाएंगे। इसी बीच आपको रजिस्टर करना है, यानी 13 नवंबर से लेकर के दिसंबर 4 तक आप सभी लोगों को अपने आप को रजिस्टर करा लेना है पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर आप लोग देखें तो इसके बाद जो इंटरव्यू होंगे वो आपके 6 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 4 जनवरी तक चलेंगे। ये 2025 होना चाहिए, 4 जनवरी 2025 तक आपकी इंटरव्यू चलेगी। उसके बाद जो रिकमेंडेशन होगा डीआरसी का मतलब हो गया आपका डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, वो कुछ नाम को रिकमेंड करेगी। इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट्स उन्हें सुटेबल लगेंगे उसके नाम को डीआरसी जो है उनके नाम को रिकमेंड करेगी। तो वो स्टूडेंट जिनके नाम को रिकमेंड किया जाएगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो लोग पेमेंट अपना कर सकेंगे 14 जनवरी 2025 से। तो आप लोगों को ये महत्वपूर्ण डेट याद रखनी है कि आप लोगों को समय से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि 4 दिसंबर के बाद आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपको लगातार साइट्स को के संपर्क में रहना है दिल्ली विश्वविद्यालय के, और आप लोगों को इंटरव्यू के जो भी जानकारी होगी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके इंटरव्यू 6 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक चलेंगे। उसके बाद आपके जो लोग सुटेबल उनको लगेंगे उनका रिकमेंड करेगी डीआरसी, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, उनके नाम को रिकमेंड करेगी और वो लोग अपना पेमेंट
14 जनवरी तक कर पाएंगे। तो आप लोग इसके लिए एकदम आश्वस्त रहिएगा और समय के साथ पंक्चुअल रहिएगा, ताकि समय से आप लोग सब कुछ कर पाएँ, कहीं देर ना हो जाए। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसके साथ ही अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि बुलेटिन क्या कहता है, तो इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है 4th पॉइंट में अगर आप लोग देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो इनके एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल में भी ओपन मोर देन 1 टाइम इन एकेडमिक ईयर। तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी यह कह रही है कि साल में संभवतः वो एक से अधिक बार PhD एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम भी 2 बार आप देख रहे हैं कि यूजी नेट के हो रहे हैं, एक जून साइकिल एक दिसंबर साइकिल, हालांकि अभी लेट चल रहा है, तो आगे ये कैसे करेंगे इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 24-25 के लिए 2 बार या एक से अधिक बार PhD एडमिशन प्रोसेस को लागू करें। 5th पॉइंट को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 द नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन दिसंबर 2023 एंड जून 2024 विल बी कंसीडर्ड। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो आपके एडमिशन होंगे वहाँ पे उन्होंने दिसंबर के रिजल्ट को भी उन्होंने कंसीडर किया है। जो दिसंबर 2023 में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था उनके स्कोर कार्ड के आधार पर भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 लोग एलिजिबल होंगे इस बार एडमिशन के लिए। कौन कौन एलिजिबल होंगे? जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है दिसंबर 2023 में या फिर JRF क्वालिफाई किया है, और जिन लोगों ने जून 2024 में किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आए हैं, जो अभी रिजल्ट आया है उसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आए हैं, तो वो लोग यहाँ पे PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके पहले कि जो लोग नेट हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि UGC ने इस बार स्पष्ट कर दिया था कि जो नेट का आपका रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड होगा। यानी कि दिसंबर वालों को यहाँ मौका दिया जा रहा है और जून 2024 वालों को यहाँ पे मौका दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही है। आगे अगर आप देखें तो 6 पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है कि इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी सभी लोगों को इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा और उसी के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। आगे हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है, आप लोग इस पोर्टल के तहत PhD प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर लें तो आप देखिए यहाँ पे SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ जो है डिसाइड किया गया है, और वहीं अनरिजर्व्ड EWS OBC NCL के लिए 750 रुपीज़ आपको पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे पॉइंट 10 की। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको हम एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पे आपको जमा करना होगा, यानी उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी जब आप अपने आप को PhD के लिए रजिस्टर करने जाएंगे तब। यानी आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी, इस पे आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि जब आप रजिस्टर करने जाएँ तो आप उसको यहाँ पे भर पाए। तो यहाँ पे मैंडेटरी है रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एरिया ऑफ रिसर्च, एलाइड सब्जेक्ट, सीट मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट्स। आपके जो एरिया ऑफ रिसर्च होगी, एलाइड सब्जेक्ट यानी कि जो आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हैं, जैसे जो बच्चे हिस्ट्री के हैं वो किसी अन्य सब्जेक्ट या अन्य डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं एलाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो उन लोगों के लिए जो भी जानकारी है या फिर जो प्रपोजल्स वगैरह या इंटरव्यू की आपकी क्या प्रोसेस होगी, ये सब कुछ आपको डिपार्टमेंट वाइज बताया जाएगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो बुलेटिन में आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट का अपना अलग क्राइटेरिया है, उनकी अपनी सीट्स कितनी है, एलाइड सब्जेक्ट की सीट कितनी है, उनका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया, और डिपार्टमेंट वाइज आप जा करके अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देख सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंट सेंटर रिजर्व द राइट नॉट टू फिलफिल ऑफ द वैकेंट सीट ऑफ द PhD प्रोग्राम इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स। ये कह रहे हैं कि अगर इनको कोई सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो ये उस सीट को NFS कर देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि उस सीट पे वो एडमिशन लें ही, अगर कोई सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो उस सीट को ऐसे ही वैकेंट छोड़ दिया जाएगा। फिर 12th पॉइंट करता है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको एडमिशन के समय
आपको उस डिपार्टमेंट में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। वो आपके सर्टिफिकेट वगैरह को वहाँ पे आप जाएंगे तो उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। बाकी जो अगर आप आएंगे तो 15 पॉइंट्स में अगर आप देखें तो 15 पॉइंट में कह रहे हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर एडमिशन वेबसाइट। आपको एडमिशन वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है, जो कुछ भी नोटिफिकेशन आएंगे ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ ऑल कम्युनिकेशंस। आपको पर्टिकुलर जो है साइट को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की चेक करते रहना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी चेक करते रहना है कि उन्होंने क्या नोटिफिकेशन निकाला है, जिससे कि आपको सारी अपडेट के बारे में पता चलता रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट लैक्स ऑफ अवेयरनेस। अगर आप किसी भी तरीके से आप अगर चीज़ों को चेक नहीं करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अगर चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, नहीं नोटिफिकेशन का अपडेट रख रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी तरह का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देगी। अगर आप आगे बढ़ें 16 पॉइंट पे, तो ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू द पीएचडी एडमिशन विल बी डील्ड विथ द डीआरसी बीआरएस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फैकल्टीज़। आपके जो भी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं या जो कुछ भी चेंजेस हैं, वो सब कुछ वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डील करेगा। तो आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में रहना है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो भी नोटिफिकेशन है उनको चेक करते रहना है। आगे अगर आप 17th पॉइंट पे चले तो नॉन कंप्लायंसेस विद द रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन इंक्लूडिंग द नॉन सबमिशन ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करते हैं, फीस नहीं जमा करते हैं, तो द कैंडिडेट विल लॉस हिज हर राइट टू एडमिशन। तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं अगर 18 पॉइंट पे आप पढ़ें तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट रिलेटेड टू द एडमिशन आर फाउंड टू बी फेक, नॉन जेन्युइन और फैब्रिकेटेड in or any other manner defective, the said candidate will not be given admission। अगर आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो किसी भी तरह का उसमें फ्रॉड होगा तो यूनिवर्सिटी ऐसे व्यक्ति का एडमिशन नहीं लेगी, ठीक है। ये क्लियरली कहा गया। तो आप जो भी यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे बहुत ही केयरफुली सबमिट कीजिएगा। किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और कुछ लीगल एक्शन जो कुछ भी होंगे आपके खिलाफ वो लिए जा सकते हैं। If at any stage it is found that eligibility requirement are not fulfilled, the admission is granted shall be cancelled। अगर किसी भी स्टेज पे यूनिवर्सिटी को यह लगता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं किया है तो आपके एडमिशन को यहाँ भी कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखें तो सीट मेंशन इन द पीएचडी बुलेटिन ऑफ द इंफॉर्मेशन 2024-25 में वेरी। हो सकता है कि जो सीट आपको मेंशन किए गए डिपार्टमेंट वाइज वो हो सकता है सीट में कुछ फेरबदल हो सकती है, कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। 21 नंबर का रहा है सुपर न्यूमेरी सीट्स शैल बी अवेलेबल एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। हर यूनिवर्सिटी के पास अपने कुछ सुपर न्यूमेरी सीट्स होते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी जो चाहे एडमिशन ले सकता है। तो उनके लिए कुछ वे बता रहे हैं कि ये जो इनके सीट्स हैं ये यूनिवर्सिटी रूल्स पे ही इनको ये डील करेंगे। और इसमें जो सुपर न्यूमेरी सीट्स में इस बार आप देखिए किनको रखना है, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ हु आर इन द यूनिवर्सिटी हु आर इन द सर्विस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डायरेक्ट अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। सुपर न्यूमेरी सीट्स के अंतर्गत ये किसको बुला रहे हैं, टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को। जो उनके यहाँ टीचर हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है वो डायरेक्ट इंटरव्यू में आकर के पीएचडी के लिए अपने आप को यहाँ पे इंटरव्यू के तहत अपनी पीएचडी सुनिश्चित करा सकते हैं। उनके लिए किसी भी सर्टिफिकेट या नेट के अंतर्गत आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो वह डायरेक्ट जो है जा कर के इंटरव्यू दे सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यह जो इनका एडमिशन होगा ये सुपर न्यूमेरिक सीट्स के अंतर्गत होगा, जो कि यूनिवर्सिटी के पास कुछ अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आता है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो कुछ लोगों की एडमिशन वो इस कोटे के अंतर्गत ले सकता है, जो कि सुपर न्यूमेरिक सीट्स के अंतर्गत आते हैं। 23rd पॉइंट में अगर आप देखें तो यहाँ बात की गई है यूनिवर्सिटी विल नॉट रिफंड एडमिशन फीस इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड इन एलिजिबल एट एनी स्टेज। अगर आप किसी स्टेज पे इन एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपके एडमिशन को तो कैंसिल किया ही जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको किसी भी तरह का आपका पेमेंट वापस नहीं लौटाया जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा। The university reserve the right to cancel the admission of any candidates who violates the rule and regulation laid by the University of Delhi। University of Delhi की किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन को अगर आप वायलेट करेंगे तो आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। No candidate shall be eligible to register for the PhD program if he or she is already registered for any full time program of study in any university। आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे आपने पीएचडी के लिए भी अपने आप को रजिस्टर कर लिया, यानी एक साथ अगर आप दो कोई फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं तो आपकी पीएचडी को कैंसिल
कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप पीएचडी के लिए अपने आप को रजिस्टर करने जा रहे हो तो आप किसी अन्य ऐसे कोर्स में एडमिशन न लिए हों जो कि कोई फुल टाइम कोर्स हो। ठीक है, डिप्लोमा वगैरह आप कोई कर सकते हैं, तो फुल टाइम कोर्स में बस आपको रजिस्टर्ड नहीं रहना है पहले से, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 26 पॉइंट को अगर आप देखें तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि द मेरिट लिस्ट फॉर द यूआर कैटेगरी सीट विल comprise all candidates in order of merit. The merit list for unreserved category will also include SC, ST, OBC, EWS candidate if they meet the criteria of merit for the UR category। यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो UR कैटेगरी की सीट्स होगी उसमें SC, ST, EWS कोई भी कैंडिडेट आ सकते हैं अगर वह उस लिस्ट में आते हैं, उस मेरिट में आते हैं। अगर उनका मेरिट ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि वह अनरिजर्व कैटेगरी तक आ पाएँ, तो वह अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, न कि अपने पर्टिकुलर जो भी उनका EWS या OBC या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वो उसमें नहीं जाएंगे। वो अपनी सीट को वैकेंट छोड़ करके वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है। तो इसलिए जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी कैटेगरी का होगा, अगर उसका नंबर ज़्यादा होगा तो वह अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन पाएगा। 27 नंबर कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल ST कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम एग्जॉस्ट, then the remaining seat under this category will be allocated to the eligible SC कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड वाइस वर्सा। कह रहा है कि ST की सीट अगर खाली रहती है तो वह SC कैंडिडेट्स में बदल दी जाएगी, और इसका उल्टा अगर वही SC की सीट खाली होगी तो वह ST की सीट के लिए चेंज कर दी जाएगी। यानी उतने अगर कैंडिडेट्स नहीं इनको मिलते हैं और सीट खाली रह जाती है SC या ST की, तो वो बदल दी जाएगी दूसरे SC से या ST की सीट के साथ। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए कह रहा है कि जो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके नाम पे होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा इशूड, अथॉरिटीज़ के द्वारा इशूड होना चाहिए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि एंड वेयर इन द कास्ट इज इन द OBC सेंट्रल लिस्ट, और जो आपकी कास्ट होगी वो OBC सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत होनी चाहिए। और आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट हो वो इशूड हुआ हो 31 मार्च 2024 के बाद। वहीं EWS सर्टिफिकेट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ भी ये स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो EWS सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो कि 31 मार्च 2024 के बाद का हो। वहीं 30 पॉइंट को अगर आप देखें तो यहाँ लिखा गया है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर SC, ST, OBC और EWS PWBD मस्ट मैच द नेम दैट अपीयर ऑन हिज और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। तो आपके पास जो भी आपके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होगा उसमें जो भी नाम होगा वो सेम होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, नाम में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली आपके पेरेंट्स का नाम भी सेम उसी तरीके से मैच करना चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरह का मिसमैच होगा तो आपके सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाएगा। 31 पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन हिंदी इंग्लिश, द हिंदी इंग्लिश वर्जन translation of such certificate duly certified by the principal, director or the other competent authority for the last instituted attendant will be required during the verification of the document। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो जो भी अथॉरिटीज़ है जहाँ से आपने वो एग्ज़ाम पास किया है वहाँ से आप किसी भी डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से, जिससे भी हो सकता है उसके हिंदी इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन के साथ आप उस सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड करा करके ले आएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब भी आपको बुलाया जाएगा सर्टिफिकेट्स के साथ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बुलेटिन के जो कि आपको जानना जरूरी था। इसके बाद अगर आप इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखिए हर डिपार्टमेंट के साथ उनके क्या सीट हैं वो दिया गया है, उनके मेजर एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या है वो दिया गया है, और उनके इंटरव्यू के प्रोसेस क्या होंगे वो दिया गया है। तो यहाँ आप लोग इस पर आ करके देख सकते हैं। और सभी के साथ आप यहाँ देखेंगे तो सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी, सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी लगभग हर जगह ये बात का जिक्र है कि आपको आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करना ही करना है। अगर आप वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल को सबमिट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही ना आए। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जब आप रजिस्टर्ड कर रहे हो अपने आप को तो पहले से आप प्रिपेयर्ड हो कि आपका रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक पे होगा, आपको इंटरव्यू उसी टॉपिक पे देना है और आपको उसी समय अपने रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करना है।
तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे इसी तरीके से जा सकते हैं। आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दिया गया है, वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके मेजर एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या क्या है आपके कैटेगरी के अंतर्गत, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है कि जो इंटरव्यू है वहाँ पे कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो हमने बताया था कि 70% जो कैटेगरी 1 में होंगे वो तो सीधे इंटरव्यू देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कैटेगरी 2 और 3 वाले हैं उनके साथ क्या होगा कि उनका 70% जो मार्क्स होगा वो होगा आपका नेट स्कोर, वो आपका नेट स्कोर होगा। बाकी जो 30% मार्क्स होगा, 30% वहाँ देखिए इंग्लिश डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि दैट ठीक है, द बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रपोजल 20% विल बी बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन रेलेवेंस, और आपका यहाँ बता दिया गया है कि जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा वो 1500 से 2500 वर्ड में होना चाहिए, 2500 वर्ड में होना चाहिए। तो 20% आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन पे और 10% हो जाएगा आपके रिसर्च प्रपोजल पे, यानी कि यह भी जो है दो पार्ट में बढ़ गया। 30% आपका 20% अलग हो गया और 10% अलग हो गया। 10% यहाँ आप देख रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल होगा, जो आप रिसर्च प्रपोजल जमा करेंगे 10% उसका मार्क्स जुड़ेगा, और बाकी का ये जो 20% होगा वो आपके प्रेजेंटेशन का मार्क्स होगा। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग उनका प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, यहाँ पे आपको देखिए क्लियरली बता दिया गया है कि रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होगा। तो इन्होंने पहले बता दिया है कि रिसर्च प्रपोजल में आपको पहले इंट्रोडक्शन रखना है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर रखना है, फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम रखना है, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी रखना है, फिर रिसर्च क्वेश्चन रखना है यानी हाइपोथेसिस वगैरह, फिर स्कोप ऑफ द स्टडी, फिर मेथोडोलॉजी क्या होगी आपकी रिसर्च की, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी क्या होगा, फिर रेफरेंसेज जो है बिब्लियोग्राफी ये आपको देनी होगी। यानी इन्होंने इस पर बता दिया कि आपका रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ भी इन्होंने डिस्कस कर दिया है। तो इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट, आप सभी डिपार्टमेंट में जा करके अपने जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन है उनको आप देख सकते हैं कि उनके क्या जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सिया, इसी तरीके से बहुत सारे सभी डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो आप सभी डिपार्टमेंट्स में जा करके उनके जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और तभी आप अपने आप को रजिस्टर करने के लिए जाइएगा। जो बेस्ट मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको रिसर्च प्रपोजल ले करके जाना है। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको दे ही दी है। आपको बस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है, अपने डिपार्टमेंट में जाना है और डिपार्टमेंट में जा करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ लेना है। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत पहले से शुभकामनाएं कि आप लोग अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें, एडमिशन लें और बेहतर पीएचडी करें। अब तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।